नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पार्थ पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में आपने कुछ सॉल्व किए थे, उन्हीं की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं। और यदि आप इन प्रश्नों को कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। प्रैक्टिस के जरिए आप अपनी स्पीड को इम्प्रूवमेंट करिए और बेहतर परिणाम पाएंगे आप। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है ये दिख रहा है, देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं एनटीपीसी या फिर अन्य कोई परीक्षा है, उसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिनको देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी में, बिना पेन चलाए भी सॉल्व हो सकते हैं। कुछ उसी तरीके से ये भी प्रश्न पहला ही आ गया है। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, ये दिया गया है कि 1,20,000 रुपये में एक कार बेचने पर डेविड को 1,20,000 रुपये में एक कार बेचने पर डेविड को 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे 30% लाभ पर बेचता तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य पूछा गया, प्रॉफिट एंड लॉस से ये संबंधित प्रश्न है। तो आप इसको कैसे करोगे, आपको पहले दिया गया है यदि ये बेच रहे हैं 1,20,000 रुपये। अगर 1,20,000 रुपये में वस्तु बेची गई है, कार बेची गई है, तो ये कह रहे हैं कि 20% का लाभ प्राप्त होता है। 20% का लाभ प्राप्त होने का मतलब ये होता है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य यदि 100 रुपये है तो उसको 120 में बेचा जाए, 20% लाभ। तो इस तरीके से अगर क्रय मूल्य हम मान के चलें कि 100% रहा होगा उस वस्तु का, तो इसमें आपको 20% लाभ के साथ ये जो वैल्यू बन जाएगी 120 की बन जाएगी। और आपको जो ज्ञात करना रहेगा, ये बोल रहे हैं कि 30% लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमको केवल 130% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से आप देखोगे कि ये पूरा एक बार में आपका विभाजित हो रहा है, तो 1,30,000 रुपये मूल्य हो जाएगा। आपका विकल्प बी सही हो रहा है। ठीक है, एकदम जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, ये ज्योमेट्री से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के क्रम में ये प्रश्न है। चलिए ये प्रश्न देख रहे हैं। ये प्रश्न देखिए, तो आपको दिया गया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या, देखिए ये प्रश्न आप समझ लीजिए कैसे क्या इसमें किया जाता है चीज़ें। तो अगर कोई आपको त्रिभुज दिया गया, वो भी समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। अब इस त्रिभुज के अंतर्गत हम इसका नाम रख देते हैं ABC। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है जो समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई भी दी गई है आपको। तो एक वृत्त अगर खींचोगे तो कुछ इस टाइप से इसके अंदर कुछ एक वृत्त बन रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त बन रहा है जिसको हम अंतःवृत्त कह सकते हैं। किसी भी आकृति के अंदर अगर वृत्त को बना रहे हैं तो अंतःवृत्त कहा जाता है। इसके बाहर से बनाए तो इसका बहिर्वृत्त कहा जाता है। ठीक है, तो अंदर की तरफ हमने एक वृत्त खींच दिया है और हमको ये पता है कि इसके दो भुजाएँ, एक जो है समकोण बनाने वाली भुजा मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है और ये दिया गया है कि 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी अब आपको पूछा गया है कि तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज के अंतर्गत कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है, इसका निकालने का एक बेहतरीन फार्मूला है। आप इसको तुरंत निकाल पाएंगे। कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए आपको दो चीज़ें तो पता होनी चाहिए। आपको परपेंडिकुलर पता है, मतलब कि आपको लंब पता है, आपको बेस पता है, आधार पता है। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। कहने का मतलब है हम आधार और लंब को ऐड कर लेंगे और इसमें से जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, जिसको हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे और इसका भाग 2 कर देंगे तो ये हमको त्रिज्या मिल जाती है समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। हम इसको लिखेंगे समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो ये जो आपकी है त्रिभुज के अंतर्गत ये त्रिज्या निकालने की तरीका होता है, फार्मूला होता है, इसके द्वारा आप निकाल सकते हो। आधार और लंब तो पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा, एक भुजा यदि 10 है तो एक 24 है, तो ये सबसे बड़ी भुजा निकालनी है, कर्ण निकालना है। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और ये निकल आता है, जोड़कर इसका रूट निकालने से। पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ रखे हैं, तो 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर आप 576 जोड़ेंगे दोनों को तो ये हो गया आपका 676। इसका मतलब ये जो भुजा आने वाली है वो है 26। अब ये जब 26 भुजा है, आप इसको कैसे ज्ञात करेंगे, आधार प्लस लंब कर दीजिए, तो 10 प्लस 24 का मतलब हो गया आपका 34 माइनस 26। तो इसका मतलब ये भुजा आ रही है आपकी 8/2। इसका मतलब आपकी जो त्रिज्या है वो कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ रहे हैं इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समझ गए होंगे, आप कमेंट करते रहिए। आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो बताइए ज़रूर हमें कमेंट के द्वारा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप इसी माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं कि आपको ये पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपको है वो दिया गया है, ये भी बेहतरीन प्रश्न है, इसको बेहतरीन प्रश्न कहेंगे, है ना। ऐसे प्रश्न जो मैंसुरेशन का जो प्रश्न है आपका, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में यदि मिल जाएं तो यदि आपकी मैथ ठीक नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सीखेंगे, आसानी से लगाएंगे और करके आएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है में इस तरह डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है तो बीकर में डाले गए शीशे के गोली की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, मेंसुरेशन का एक अच्छा प्रश्न कहा जाएगा। ये एक शीशे के गोलियां हैं। ठीक है, शीशे का गोलियां मतलब ये शीशे की गोलियां हैं और जिनका व्यास दिया गया 6 सेंटीमीटर, इनका व्यास दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अगर व्यास आपका 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो इसकी त्रिज्या है वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या दी होती है व्यास के, तो त्रिज्या इस गोली का जो है, ये गोले जो हैं शीशे के, इस गोले की जो त्रिज्या है वो है आपकी 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रश्न को पढ़कर आपको ये समझना रहेगा कि इस गोले से और इस दोनों बेलन से हम किस प्रकार से इनकी संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो समझने वाली बात यहाँ पर यह रहेगी कि आप सबसे पहले जान लीजिए कि यदि हम इन गोलों को किसी भी बेलनाकार टंकी में डाल रहे हैं, यहाँ पर जो दिया गया है बीकर है, तो बीकर में यदि डाल रहे हैं उसमें कुछ पानी होगा। पानी जितना आयतन लिए होगा उसी के तो जगह लेंगे, ये गोले जब उसमें डाले जाएंगे डूबे जाएंगे, उसी की जगह लेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन में बोल दिया जा रहा है कि जब हम बीकर में इन गोलों को डाल रहे हैं तो जो स्तर है पानी का वो 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। मतलब हम समझते हैं बेलनाकार यदि बीकर है तो मान लेते हैं कि बेलन तो इस टाइप से होता है, ये बीकर है और इसमें जब हम इन गोलों को डाल रहे हैं, इन गोलों को जब हम डाल रहे हैं तो इन गोलों को डालने की वजह से पानी में जो आपका पानी था वो कितना उठ गया है, जितना इन्होंने आयतन लिया होगा उतना ही तो ऊपर उठा होगा। तो ऊपर उठने का मतलब है कि जितना इन गोलों ने आयतन घेरा है बीकर में, उतना ही आयतन में पानी ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो इस प्रकार जो ऊपर कह रहे हैं कि 32 सेंटीमीटर बढ़ चुका है, तो ऊपर की तरफ मान लेते हैं यहाँ तक हो गया है 32 सेंटीमीटर। तो अब हमको यहाँ से अगर हम इतने का आयतन ज्ञात कर लें
और एक गोले का आयतन ज्ञात कर लें और यदि भाग कर दें तो इनकी संख्या पता चल जाएगी कि कितनी संख्या में हैं, क्योंकि इन सारे गोलों का आयतन जो होगा वो इसके आयतन के बराबर ही जगह लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप यदि इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस जो बेलनाकार बीकर है इसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो बेलन का आयतन जो होता है इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसके आयतन को यदि हम एक गोले के आयतन से भाग कर देंगे तो इनकी टोटल संख्या पता चल जाएगी कि गोलों की संख्या कितनी है। तो एक गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाई और पाई दोनों में कॉमन चीज़ें ही कैंसिल हो जा रही हैं, पहले ही इनको हम कैंसिल कर दे रहे हैं। इसके अलावा यदि हम इसकी त्रिज्या रखें तो ये दिया गया है, गोले की त्रिज्या जो हमको पता थी वो 3 सेंटीमीटर है। 3 का स्क्वायर कहने का मतलब 3×3, और यहाँ पर ये हम जो निकाल रहे हैं ये अभी हम निकाल रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच, मतलब बेलन का आयतन निकाल रहे हैं। बेलन की जो त्रिज्या दी गई है आपको वो यहाँ पर कहा गया था 9 सेंटीमीटर व्यास है। तो 9 सेंटीमीटर यदि व्यास है, आपसे कहा जाए कि 9 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका मतलब आधे त्रिज्या होगी, 9/2 क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो इस प्रकार जो बेलन की जो त्रिज्या है वो 9/2 है। तो स्क्वायर है 2 बार, और ये ऊंचाई ये हम लेंगे जितना पानी ऊपर उठा है 32, भाग कर देंगे। तो यहाँ से हमको सॉल्व करना है और गोलों की संख्या पता चल जाएगी कितनी है। सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 से 1 9 कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूनी 4, इसके साथ 4 चौके 16 हो जाएगा, और ये 2 बार में तो 9 दूनी 18। इसका मतलब जो गोलों की संख्या होगी जो बीकर में डाली गई है वो 18 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार जो आपका सही उत्तर हो रहा है वो ऑप्शन सी हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, समझ के करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको नहीं समझ में आया एक बार फिर से आप उसको दोबारा से देखिएगा, समझिएगा। यदि कोई फिर भी दिक्कत आ रही तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अगले सेशन में, अगली क्लास में हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे आपके लिए, आप समझेंगे इसको, है ना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, यदि आप इसको करेंगे तो काफ़ी आसान आपका बनेगा। कहा गया है नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। इसी दर से यदि वह 690 अंडे खरीदती है तो उसमें कितने अंडे अच्छे होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है कि जब 18 खरीद रहे हैं 3 खराब हो जा रहे हैं तो अच्छे कितने मिल रहे हैं। यदि हम 18 खरीद रहे और इसमें से 3 तो हमारे क्या हो गए, बेकार हो गए, 3 खराब हो गए, तो हमारे पास बच कितने रहे, 18 से 3 खराब हो गए तो हमारे पास बचे केवल अच्छे 15। मतलब इनकी संख्या आपसे पूछ रहा है, ये 18 में से हमको 15 ही तो ठीक मिल रहे हैं। तो इस तरीके से यदि हम इनकी संख्या निकालना चाहेंगे तो हमने ये दिया गया है कि यदि वह 690 अंडे खरीदे तो 690 इसने खरीदे हुए हैं। अगर हम इसको 18 से भाग कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितने अंडे कितने बार में इसने कितने जो है खराब अंडे खरीदे होंगे। तो अब यहाँ से पता चल जाएगा, लेकिन साथ में हमको अच्छे वाले बताना है। तो एक ही बार में आप निकाल लीजिए, 18 में से हमारे 15 अच्छे हैं तो 15 का वैल्यू निकालिए। ठीक है, इतना खरीदा है, 18 से भाग कर दिया, जितने अच्छे हैं उतने से गुणा करेंगे तो उनकी संख्या मिल जाएगी कि कितने अच्छे अंडे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इसको 3 से अगर डिवाइड किया जाए तो यहाँ से 5 बार में हो रहा है, 6 से यदि इसको करें तो ये हो जा रहा है 6 एकम 6 और 6 पंचे 30। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो सही अंडों की जो संख्या बन रही है, गुणा करेंगे 5 और 25 हो गया था, 5 एकम 5 2 7 और 5 एकम 5, कहने का मतलब 575 जो अंडे हैं 690 में से वो अच्छे हैं, बाकी सारे क्या हैं
ख़राब हैं, क्योंकि 18 से 3 ख़राब हो जा रहे थे। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी 575। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है आपका अलजेब्रा से आया हुआ बीजगणित से संबंधित प्रश्न है और एक बेहतरीन प्रश्न है। यदि आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं तो इन प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसमें कहा गया है कि a + b + c = 14। ये चीज़ आपको दे रखे हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये ज्ञात है कि AB + BC + CA, ये भी मान पता है, AB + BC + CA, इसका भी मान पता है कि 47 है। फिर आपको ये भी मान पता है कि A, B और C का जो मान है वो 15 है। फिर आपसे पूछ रहे A² + B² + C² का मान बताइए। तो इसको ज्ञात करने के लिए कुछ आपको फार्मूले की ज़रूरत है, फार्मूलों की ज़रूरत है। अगर वो फार्मूला आपको याद रहते हैं तो ऐसे प्रश्न आप चुटकियों में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको करने के लिए। देख लीजिए आप फार्मूला क्या होता है। एक फार्मूला इस अलजेब्रा का होता है A² + B² + C² - 3ABC = होता है यहाँ पर A + B + C, यहाँ पर करेंगे हम प्लस यहाँ पर A + B + C का होल स्क्वायर और +3 AB + BC + CA। ठीक है, तो ये जो आपका फार्मूला होता है A² + B² + C² - 3ABC का फार्मूला होता है 3ABC A + B + C सॉरी ये इंटू होता है A + B + C का स्क्वायर + 3AB + BC + CA। इसके ज़रिए आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। जो वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर आप उनको रख सकते हैं। तो A + B + C का मान आपको पता है, कितना रखेंगे यहाँ पर 14। यहाँ पर देखिए A तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर +3 AB + BC + CA कितना दिया गया है 47। इसको सॉल्व करेंगे हम और इधर की तरफ अगर देखेंगे ये जो आपकी वैल्यू थी ये इधर की तरफ जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी इसमें जाके और 3ABC का मान आपको दिया गया है वो दिया गया है 15। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर आपके पास है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमको पता चल रहा है कि 3 × 21 3 × 4 = 12। ठीक है, और ये हो गया 14। ठीक है, और यहाँ से प्लस 15 × 3 = 45। अब इसको सॉल्व करने से 14 इंटू यहाँ से जब माइनस कर रहे हैं 6 में से 1 जा रहा है तो कितना हो जा रहा है 5 और 9 से 4 जा रहा है तो हो रहा है 5 और यहाँ से 1 से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा और प्लस 45। इस तरीके से देखें तो 14 × 5 = 70 और 14 × 5 = 70 मतलब ये और प्लस 445 मतलब 815 आपका राइट आंसर हो रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके कि अमर और कोमल की आय का अनुपात। देखिए प्रश्न आसान है, समझ के करेंगे तुरंत होता है, सेकंडों में प्रश्न हो जाता है। ठीक है, और जिनको मैथ आती है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, एकदम मौखिक ही कर देंगे उसको। अमर और कोमल की आय का अनुपात 5 और आय का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। आय कितनी दी गई है? कह रहे हैं आय 5 और 4 के रेशियो में दी गई है। तो 5 और 4 रेशियो यहाँ पर इनको पता है। ठीक है, इनकी जो आय है दी गई है 5:4 में। ठीक है, और इनका जो व्यय दिया गया है, खर्च दिया गया है, व्यय वो दिया गया है 2 और 1 के रेशियो में। और ये भी बोला गया है कि जो प्रत्येक जो है वो बचत कितना करता है, तो कह रहे हैं 6,000 रुपये बचत करता है। 6,000 रुपये की ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? बचत कर रहे हैं, प्रत्येक बचत कर रहा है। तो बचत में तो रुपये दिए गए हैं, आय और व्यय का इनका रेशियो दिया गया है। इससे कैसे ज्ञात करेंगे कि इनकी पूछा गया है कि तो अमर की आय कितनी है। ठीक है, ये अमर हैं और ये कोमल हैं। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए जितनी आय हुई है उसमें से अगर व्यय घटा दे तो हमारी बचत बचती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 5 आय है और 2 इन्होंने खर्चा कर दिया तो इनकी बचत हुई 3।
ये इधर भी होना चाहिए, दोनों तरफ रेशियो समान बनने चाहिए। यदि समान नहीं है तो उनको समान करने का तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ भी 4 में से 1 खर्चा करेंगे 3, दोनों तरफ 3-3 रेशियो हो रहा है, इसका मतलब समान ही रेशियो बच रहा है और दोनों की बचत भी समान है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 यूनिट का मान आपको पता चल रहा है कि कितने रुपए है, 6000 रुपये। इट मीन्स 1 यूनिट का मान 2000 रुपये बन रहा है रेशियो में। तो आपको ज्ञात क्या करना है, अमर की आय। अमर की आय कितने यूनिट है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। इसका मतलब 10,000 रुपये अमर की आय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्लियर है। देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, इस क्लास का बेहतरीन प्रश्न सबसे यही है। देखते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में दिया गया है कि ABCD एक आयत है जिसमें AB 10 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर है। O आयत ABCD की 3 भुजाओं AB, BC और CD को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है। अब पूछा गया त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो ABCD एक आयत है, एक आयत बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक आयत बना लिया, इसका नाम रख दिया A B C D। अब इस ABCD आयत में AB जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर यदि ये है तो 10 सेंटीमीटर ये भी है आयत में, ठीक, आमने सामने भुजाएं बराबर। फिर कह रहे हैं कि BC 8 सेंटीमीटर, ये जो BC है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, जाहिर सी बात है। फिर कह रहे हैं कि एक O जो है, O आयत ABCD की 3 भुजाओं AB, BC और CD, AB, BC और CD, इनको स्पर्श करने वाला एक वृत्त का केंद्र है। एक वृत्त, इसका मतलब बन रहा है, एक ऐसा कुछ वृत्त बन रहा है जिसमें इन तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है और इसका एक केंद्र है, उसका नाम है O, तो इसका O नाम है। अब कह रहे हैं त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल बताइए। अब त्रिभुज एक बनेगा OBC, O B और C, मतलब ये त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, ज्योमेट्री का बेहतरीन प्रश्न है और उसको आसानी में समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाते हैं। देखने में भले ही जटिल कोई प्रश्न लगता है, लेकिन समझ जाते हैं आप तो काफ़ी ज़्यादा ये इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पर समझिए कि ये जो केंद्र है ये मध्य में वृत्त के होता है। यदि हम यहाँ से इसको मिला दें, यहाँ जहाँ टच कर रहा है ये यहीं से बन रहा होगा टच करते हुए, क्योंकि ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान ही होगी, जो कि इस वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी, जो वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। बस यदि हमको ये दूरी पता चल जाए, ये दूरी पता चल जाए तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको यदि बेस उसका पता है, उसके साथ ऊंचाई पता चल जाए तो हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमको केवल ये इस त्रिभुज की हाइट पता चल जाए, हम निकाल सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप देखिए ये 8 सेंटीमीटर, इसके समांतर हमने रेखा खींची, ये भी तो 8 सेंटीमीटर होगी। ये भी अगर टोटल 8 सेंटीमीटर है तो इस बिंदु से ये मध्य में है तो ये 4, इधर 4, तो अगर ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या 4 है तो ये भी तो त्रिज्या 4 हो जाएगी। इसका मतलब ये 4 है, तो इसका मतलब इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आई, 4। तो इस तरीके से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, 1/2 आधार हमारा त्रिभुज का ये BC भुजा है, तो इसको हम 8 और ऊंचाई हमारी निकल के आई है 4। तो इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो हमको पता चल रहा है कि इस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 16 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए ज़रूर, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आएंगे आपके लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।